So in the previous lecture, we have studied about how to expand a determinant, या how to calculate the determinant of a matrix. But now we are going to discuss the properties of determinant. Properties of determinants क्या होती है कि these properties helps us to expand the determinant. मतलब क्या है कि without actually expanding the determinant, we need to find out the value of a given determinant. और वो जो वैल्यू है वो हम लोग जो है ये प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं. Important properties are some properties are very important. First property, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है if each column, if each element या if each element of any row or column, if each element of any row or column is zero, अगर हमारे पास कोई एक रो या कोई एक कॉलम है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो. मतलब क्या है, लेट अस कंसीडर हमारे पास ये a11, a12, a13 एंड 0 0 0, देन c11, c31, c32 एंड c33. यहाँ पे चेक कीजिए, ये पूरी की पूरी रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हुए हैं. अब अगर पूरी की पूरी रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हम लोग जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो लिख देते हैं. ठीक है जी. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट इज if each element on one side of diagonal elements या one side of diagonal is zero. अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की एक साइड पे सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, then the value of determinant is equals to product of diagonal elements. जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है. लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5 6 7 0 -1 2 0 0 एंड 3. चेक कीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इस डायगोनल एलिमेंट के एक साइड पे सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास जीरो आ गए हैं. तो डिटरमिनेंट को पिछले तरीके से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आप लोगों ने डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख देनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3. मतलब जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिख देना है, एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस डिटरमिनेंट. मतलब क्या कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी डायगोनल एलिमेंट के नीचे के या डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं तो डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है जी. सो थर्ड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की कहती है कि अगर रोज और कॉलम किसी डिटरमिनेंट के इंटरचेंज कर दिए जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है अनचेंज रहती है. चेक कीजिए, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 मैंने डिटरमिनेंट लिया है. लेट अस कंसीडर इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो अगर मैं ये रोज को कॉलम की फॉर्म में लिख देता हूं तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. मतलब क्या है, चेंज नहीं होगी. ठीक है जी. अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द इंटरचेंजमेंट. लेकिन इस बार क्या होता है, रोज विल बी इंटरचेंज विद रोज एंड कॉलम विल बी इंटरचेंज विद कॉलम. यहाँ पे तो मैंने कहा था कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. अब यहाँ पे रोज विल बी इंटरचेंज विद रोज एंड कॉलम विल बी इंटरचेंज विद कॉलम. तो अब यहाँ लिखेंगे इफ एनी टू रोज और कॉलम, if any two rows or columns are interchanged, then the value of determinant की वैल्यू क्या हुई, चेंज बाय माइनस साइन ओनली. माइनस का साइन आ जाता है. ठीक है जी. अब इसमें यहाँ पे क्या है, देखिए जरा, यहाँ पे अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, मैं क्या करता हूं, ये और ये रो को r1 और r3 को आपस में इंटरचेंज करता हूं. ऑपरेशन में लिखूंगा r1 इंटरचेंज r3.
तो अब की बार मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, दिस इज A3 B3 C3 A2 B2 and C2 and this is A1 B1 and C1। तो पुत्र जी अगर इस केस में मेरे पास डिटर्मिनेंट का आंसर डेल्टा आता है तो इस केस में मेरे पास डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस डेल्टा आ जाएगा। मतलब क्या है कि एक बार माइनस का साइन हम लोगों ने लगा देना। अब जनरलाइजेशन में क्या होता है कि जितनी बार भी हम लोग रोज और कॉलम इंटरचेंज करते रहते हैं उतनी बार ही माइनस का साइन आता रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार रोज को इंटरचेंज कर देता हूं। अब की बार मैं सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A3 B3 C3 दिस इज A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 एंड C2। अब यहाँ पे देखिए पहले इस डिटरमिनेंट का आंसर माइनस डेल्टा आ गया था, अब मैंने एक बार और इंटरचेंज कर दिया तो एक बार फिर से मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का डेल्टा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जितनी बार रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं उतनी बार हमारे पास माइनस का साइन आता रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब होता है या तो बिल्कुल सेम हो जाए या सम कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए, देन the value of determinant is equals to 0। यहां पे देखिए मेरे पास है 5 3 -1 2 7 6 5 3 -1। चेक कीजिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में आइडेंटिकल हैं, कुछ नहीं करना, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 0 लिख देना, साथ में रीजन लिख देना बिकॉज टू रोज आर आइडेंटिकल। सिमिलरली अगर दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल आ जाए 1 2 3 1 2 3 7 6 8 तो हम लोग इसका भी आंसर डायरेक्टली 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। जरूरी नहीं है कि साथ साथ वाले कॉलम या साथ साथ वाली रोज आइडेंटिकल हो जाए, हमारे पास कहीं पे भी कोई दो रोज या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है that if each element of a row or column हमारे पास अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट consists of sum of more than two or more terms, determinant consists of sum of two or more elements, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से होता है। लेट अस कंसिडर मेरे पास है यहाँ पे A1 प्लस A2, उसके बाद A3 A4, देन B1 प्लस B2 B3 B4, देन C1 प्लस C2 C3 एंड C4। इस तरह से हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए बेटा ये पूरी की पूरी रो दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो इसको मैं दो डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख सकता हूं। पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 A3 A4 B1 B3 B4 C1 C3 एंड C4 एंड सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये सेकंड वाले एलिमेंट्स है उनको ऐड करके लिख देना, दिस इज A2 A3 A4, उसके बाद B2 B3 B4 एंड देन C2 C3 एंड C4। ठीक है जी। मतलब क्या है कि पहले आप लोगों ने पहली रो के एलिमेंट लिख देने, उसके बाद दूसरी रो के एलिमेंट लिख देने और जो बाकी के दो कॉलम थे वो एज इट इज आपने दोनों के साथ लिखने। तो मतलब ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी। और इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है कि अगर डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इफ एनी रो और कॉलम of determinant is multiplied
विद सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड या डिवाइड with some constant with some constant then value of determinant will be changed accordingly. changed accordingly का मतलब होता है पुत्र जी कि मान लीजिए आपके पास ये पूरा का पूरा एक डिटर्मिनेंट है, मैं यहीं पे पहले वाला डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। लेट अस कंसिडर दिस इज अ डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू डेल्टा है। मैं क्या करता हूं, इसकी पूरे एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए के A1 A3 A4, उसके बाद के B1 B3 B4, उसके बाद के C1 इंटू C3 और C4। तो अब की बार जो मेरे पास ये डिटरमिनेंट आएगा, इसका आंसर k इंटू डेल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है कि पूरी की पूरी एक कॉलम को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि डिटरमिनेंट में हम लोग कोई भी कांस्टेंट कभी ऐड नहीं कर सकते, ना ही कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे कॉलम और रो में। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही परमिटेड है हम लोगों को डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। सो दीज आर फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स, जिसको यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लीजिए। इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, एक इसके साथ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते वक्त हम लोग यूज करते हैं। 1 मार्क में बेटा ये रिजल्ट यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज डिटरमिनेंट a रेज्ड पावर m इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a होल रेज्ड पावर m। मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स m है, उसको आप m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो। मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए या क्यूब फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लीजिए, इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम एज ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेके उसकी बाद में उसकी पावर फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये फर्स्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी इज k into a is equals to k raised power n डिटरमिनेंट a। अब यहाँ पे बेटा जी ये क्या चीज होती है, ये प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ कैपिटल A is a matrix of order n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, और अगर उस मैट्रिक्स को हम लोग किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो हमारे पास आता है वो होता है k बाहर आ जाता है, उसकी पावर n हो जाती है, n मतलब उसका जितना ऑर्डर होता है। लेट अस कंसीडर कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 डिटरमिनेंट a, इट विल बी 3 की पावर 2 डिटरमिनेंट a हो जाएगा हमारे पास। मतलब क्या है कि कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा लेकिन उसकी पावर उतनी हो जाती है जितना क्या है ऑर्डर दिया होता है मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी। 4.3 4.2 so I am going to discuss very first question from this exercise। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। नाउ सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, मेरे पास डिटरमिनेंट है 102 18 36, उसके बाद लिखा हुआ है 1 3 4 एंड देन 17 3 एंड 6। अब बेटा जी मुझे ये कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूं, R3 में या ऐसे करते हैं R1 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ये देखिए एरो का साइन है R1 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस 6 टाइम R2 R3 R1 माइनस 6 टाइम R3, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 6 102 3 6 18 एंड 6 6 36, और जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करूंगा तो चेक कीजिए पुत्र जी, ये मेरे पास आंसर 0 आएगा, यहाँ पे भी आंसर 0 और यहाँ पे भी आंसर 0। 1 3 4 17 3 6। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी की है कि अगर पूरी की ये पूरी रो या पूरे का पूरा एक कॉलम 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो हमने डायरेक्टली आंसर इसका 0 लिख देना, कुछ नहीं करना। या दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, मैं क्या करता हूं R3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं।
अब उधर एक बात ध्यान दीजिए, जब R3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 102, 18, 36, 1, 3, 4 आ जाएगा, यहाँ भी 102, 18 और 36 आ जाएगा। लेकिन एक बात है, क्योंकि अगर अंदर 6 से मल्टीप्लाई किया तो पुत्र बाहर 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हम लोगों को। एक चीज ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है जो हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अपनी मर्जी है कि हम लोगों ने क्या करना है, चाहे तो मैं ये ऑपरेशन लगा दूं, चाहे R3 को 6 से मल्टीप्लाई करके शो कर दूं, यहाँ पे दो रोज आइडेंटिकल हो गई हैं, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चेक कीजिए, यहाँ देखना बेटा जरा, C1, अब यहाँ पे मैं C3 कॉलम है, C3 कॉलम में C3 माइनस 9 टाइम C2 करने जा रहा हूं, C3 माइनस 9 टाइम C2। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 3, 5, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया, सेकंड कॉलम के ऊपर कुछ नहीं लगाया, लेकिन थर्ड कॉलम में मैंने 9 टाइम्स सेकंड कॉलम माइनस किया है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 63, 65 में से माइनस करते हैं, आंसर आ जाता है 2। इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 72, 75 में से माइनस किया, आंसर आ जाता है 3। इसी तरह से इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81, 86 में से माइनस करते हैं, आंसर आ जाता है 5। चेक कीजिए, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, 2, 3, 5, 2, 3, 5, डायरेक्टली इसका आंसर 0। और रीजन साथ में लिख देना है, बिकॉज द टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अगेन यहाँ पे हम लोगों को कहा है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है x, y, z, सेकंड कॉलम है हमारे पास a, b, c और थर्ड कॉलम है x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जरा, C2 में मैं कर देता हूं C1 प्लस C2, तो मेरे पास पहले कॉलम में मैंने कुछ नहीं किया है, इसके एलिमेंट एज इट इज लिख लीजिए। अब सेकंड कॉलम में दोनों कॉलम्स को ऐड करना है, इट विल बी x प्लस a, y प्लस b एंड देन z प्लस c। और इधर भी हमारे पास वही है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, दो कॉलम्स आइडेंटिकल, योर आंसर इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, आंसर 0 है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी नहीं यूज करते ना तो जी इनको मल्टीप्लिकेशन करके फिर एक्सपेंड करके 0 आंसर निकालेगा, दैट विल बी क्वाइट हेक्टिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके आंसर 0 लिख सकते हैं। नाउ सिमिलरली लेट अस कंसीडर थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है यहाँ पे, दिस इज a माइनस b, देन b माइनस c एंड देन c माइनस a, after that x minus y, then y minus z, z minus x and then p minus q, q minus r and then r minus p। और इसको भी हम लोगों को एक्सपेंड करने को कहा हुआ है पुत्र, विदाउट एक्सपेंडिंग कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ देखिए C1 में मैं कर लेता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, चेक कीजिएगा, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। सिमिलरली यहाँ x माइनस y प्लस y माइनस z प्लस z माइनस x, और यहाँ पे p माइनस q प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। और यहाँ पे दिस इज b माइनस c, y माइनस z, q माइनस r, क्योंकि दूसरे और तीसरे कॉलम पे कुछ नहीं लगाया, इनके एलिमेंट्स को मैं एज इट इज ही लिख दूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक कीजिए, फर्स्ट कॉलम में मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, यानी कि सारे का सारा एलिमेंट्स 0 रह गया। अब इसी तरह से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इट विल बिकम 0 0 0, b माइनस सी, y माइनस z, q माइनस r, c माइनस a, z माइनस x एंड r माइनस p, and its answer is equals to 0. Why its answer is equals to 0? Because one full column becomes 0. फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, हमारे पास है क्वेश्चन 1 by a, 1 by b and 1 by c, और यहाँ पे 1 1 1 and here it is bc, ca and ab। अब बेटा जी इसको एक्सपेंड करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विदाउट एक्सपेंडिंग कहा हुआ सर। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई r1 by ar1
कॉमा R2 बाय BR2 एंड R3 बाय CR3। मतलब क्या कि रो 1 को A से मल्टीप्लाई करना, रो 2 को B से, रो 3 को C से। और बेटा जी जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 1/ABC आ जाएगा। अब जब पहली रो को A से मल्टीप्लाई करते हैं यह था 1A एंड ABC, दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं 1B एंड ABC, तीसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं 1C एंड ABC आ जाता है। चेक कीजिए, जब R1 को A से मल्टीप्लाई किया, R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा देखिए यहाँ पूरी की पूरी कॉलम में से मेरे पास ABC एलिमेंट कॉमन निकलता है। मैं लिखूंगा टेक आउट ABC फ्रॉम C3। C3 में से मैं ABC कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बच जाएगा ABC ओवर ABC, क्योंकि जो ABC बाहर हम लोगों ने डिवाइड किया था, एक्चुअल में ये होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो डिवाइड वाला हम लोग बाहर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई अंदर लिख दिया, एंड इट विल बिकम 1 1 1 ABC 1 1 एंड 1। ये दोनों कैंसल एंड रिजल्टेंट आंसर इज 0। व्हाई? बिकॉज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड पार्ट की, देखिए सेकंड पार्ट में मेरे पास है A प्लस बी, 2A प्लस बी एंड देन 3A प्लस बी। उसके बाद हमारे पास है 2A प्लस बी, देन 3A प्लस बी, और उसके बाद 4A प्लस बी, देन हमारे पास है 4A प्लस बी, 5A प्लस बी एंड देन 6A प्लस बी। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। आई नीड टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू विदाउट एक्सपेंडिंग। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, C2 में कर देता हूँ C2 माइनस C1 और C3 में कर देता हूँ C3 माइनस C2। एक बात याद रखिए, जब भी हम लोगों ने ऐसे रोज को प्लस माइनस करना होता ना, दो से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाने। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन में तो तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब भी रोज या कॉलम आइडेंटिकल रोज और कॉलम के ऊपर हम लोगों ने प्लस माइनस करना होता है तो दो से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाने। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए पहले कॉलम में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसके एलिमेंट्स एज इट इज लिख दीजिए। अब दूसरे कॉलम में चेक कीजिए, 2A प्लस बी में से A प्लस बी माइनस कर दिया, मेरे पास रह जाएगा A। 3A प्लस बी में से 2A प्लस बी माइनस कर दिया, मेरे पास फिर से रह गया A। 5A प्लस बी में से 4A प्लस बी माइनस कर दिया, इट विल अगेन बिकम इक्वल्स टू A। अब इसी तरह से थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस किया, 3A प्लस बी माइनस 2A प्लस बी A, 4A प्लस बी माइनस 3A प्लस बी A, 6A प्लस बी माइनस 5A प्लस बी अगेन A, and resultant answer is equals to 0 because two columns are identical। ठीक है पुत्र जी। given that capital A is a square matrix, capital A is square matrix of order 2, square matrix of order 2 है हमारे पास, ठीक है जी। एंड डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मुझे -5 दी हुई है और मुझे कहा गया कि फाइंड आउट 3 डिटर्मिनेंट A। अब जो मैंने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए थे, उन्हीं दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से दूसरा रिजल्ट यूज कर रहा हूं। वी नो दैट KA इज इक्वल्स टू K की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट A। तो इट एम्प्लाइज जो ये 3A है, इट विल बिकम इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इनटू डिटर्मिनेंट A। 3 की पावर 2 क्यों है? क्योंकि ऑर्डर हमारे पास 2 है। So it will be 9 multiplied by -5, answer comes out to be -45। बेटा जी ये मत समझ लेना कि ये मॉडुलस का साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस का साइन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एब्रिविएशन फॉर द डिटर्मिनेंट। तो प्लस में आंसर आएगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में आंसर आएगा तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। सिमिलरली एक सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी बेटा हम लोगों को यही कहा गया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 3 और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमको ये कहा गया है फाइंड 2A डिटर्मिनेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट A, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 4, आंसर कम्स आउट टू बी 32। मतलब वही कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं जिसमें हम लोग ये कंसेप्ट लगा के डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद लेट अस कंसीडर सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन की बजाय एट्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ एट्थ क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 3,
डिटर्मिनेंट, और हम लोगों को ये कहा गया कि डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल्स टू k टाइम डिटर्मिनेंट a, और साथ के साथ कहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब पुत्र जी रिजल्ट तो यही यूज होगा, तो यहाँ पे 3 टाइम डिटर्मिनेंट a विल बिकम 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू k इंटू डिटर्मिनेंट a, क्योंकि जो k a है दैट विल बी k रेज पर n, तो ये 3a जो है वो 3 रेज पर 3 हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड इट एम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, आंसर कम्स आउट टू बी 27। ठीक है बेटा, नोट। हम लोग को ये कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, अब यहाँ पे देखिए a b c, उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर एंड देन bc ca एंड ab, जो ये है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1 1 1, एंड आफ्टर दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड उसके बाद है a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब। उत्तर जी विदाउट एक्सपेंडिंग। अब ये नहीं कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे और उसके बाद बताएंगे दोनों की वैल्यू सेम है। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे पास a स्क्वायर bc मैं करता हूं, c1 को a से मल्टीप्लाई करता हूं, c2 को मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं c1 नहीं बेटा, r1 को a से मल्टीप्लाई करता हूं और उसके बाद r2 को b से मल्टीप्लाई करूंगा एंड r3 को c से मल्टीप्लाई करते हैं। और बेटा अगर मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड होएगा, 1 ओवर abc आ जाएगा। नाउ दिस विल बिकम a स्क्वायर a क्यूब abc, this is b square b cube and abc, this is c square c cube and abc। अब चेक कीजिए, थर्ड कॉलम में से abc कॉमन निकलता है, मैं लिखूंगा टेक आउट abc फ्रॉम c3। थर्ड कॉलम में से abc कॉमन निकाल लीजिए, इट विल बिकम abc ओवर abc, क्योंकि डिनोमिनेटर में abc ऑलरेडी था हमारे पास। चलिए नेक्स्ट साइड पे लिखता हूं यहाँ पे, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू abc जो बाहर निकला है और जो ये abc डिवाइड हो रहा था, अंदर मेरे पास रह गया a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब एंड 1, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए। नाउ सी हियर c1 और c3, ये बेटा जी दोनों साइन, दोनों साइड पे जो साइन है इसका मतलब होता है कि इंटरचेंज कर लिया। c1 और c3 को जब इंटरचेंज किया तो पुत्र जी बाहर माइनस का साइन आएगा। मैंने बोला था कि जब भी कॉलम और रो इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आता है। सो इट विल बिकम 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब एंड दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ठीक है जी, c1 और c3 को इंटरचेंज कर लिया। अब दोबारा से मैं इंटरचेंज करता हूं c2 और c3 को, c2 और c3 को इंटरचेंज करते हैं, तो अब बेटा जी बाहर मेरे पास एक माइनस ऑलरेडी है, तो दो बार माइनस का साइन आ जाएगा। इट विल बिकम 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, और तीसरे कॉलम में a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब, और अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या रह जाता है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब, and this is equals to right hand side for this question। ठीक है बेटा जी, इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव करना है।